साहित्य की अपनी एक विशिष्ट परंपरा रही है। हिंदी साहित्य के इस पूरे ऐतिहासिक परिदृश्य का दृष्टिपात करें तो साहित्य में विभिन्न विधाओं में नानाविध प्रयोग होते रहे। लेखक, साहित्यकार, कवि, सभी रचनात्मक प्रतिभा के लोगों ने अपने समय के अनुरूप साहित्य में नए नए प्रयोग किए हैं। हम चाहे आदिकाल की बात करें चाहे आधुनिक काल की बात करें, प्रयोगों के वैविध्य हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में देखने को मिलते रहे हैं। आज दूरदर्शन के साप्ताहिक सृजन कार्यक्रम में हम हिंदी साहित्य में हो रहे इन्हीं नए प्रयोगों की चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं, मेरे बिल्कुल पास बैठे हैं, प्रदेश के वरिष्ठ लेखक, साहित्यकार, समीक्षक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल। उनके साथ हैं यादराम सिंह यादव, जो पर्यटन विषयों पर लंबे समय से लिखते रहे हैं और साहित्य की विभिन्न विधाओं में भी नियमित रूप से आपकी कलम चलती रही है। उनके पास कामना राजावत जी हैं, जो कवयित्री हैं और मूलतः हिंदी की शिक्षिका हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कामना जी से करेंगे। कामना जी, आपने साहित्य के आप अध्यापन भी करा रही हैं। हिंदी साहित्य की अपनी विशिष्ट परंपरा है, बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल की जो यात्रा है साहित्य की, उसे आप किस रूप में देखती हैं? हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है, जैसे कि वीरगाथा काल के नाम से बोलते हैं जी। और ये इसमें वीर रस की बहुल्यता थी, इस वजह से वीरगाथा काल कहा गया। रासो साहित्य लिखा गया, जिसमें खास तौर से पृथ्वीराज रासो है, विसलदेव रासो है, कुमार रासो है। और इसमें जो लिखने वाले थे वो चारण भाट कवि थे और डिंगल और पिंगल इस भाषा का प्रचलन था उस वक्त पे। और उस वक्त छोटे छोटे जो जमीनें थी मातृभूमि के रूप में, उनको बढ़ाने की प्रवृत्ति ज्यादा थी, युद्ध ज्यादा होते थे। जो लिखने वाले थे स्वयं युद्ध में भाग लेते थे और औरों में वीरता पैदा करने के लिए लिखते थे, इसलिए वो वीर रस से भरपूर और सजीवता होती थी। जैसे चंद्र बरदाई बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। उसके बाद में ये हजारवीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का मान लीजिए। उसके बाद में आता है भक्ति काल। भक्ति काल भी दो तरह का था, सगुण था और निर्गुण था। सगुण में भी दो शाखाएं थी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास ने जो अवधी भाषा के रामचरितमानस लिखा, जिससे कि एक राम का आदर्श रूप प्रेरित किया, अवधी भाषा मतलब हिंदी का अवधी भाषा के रूप में लिखा। और दूसरा उधर आता है कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें सबसे प्रसिद्ध तो सूरदास हैं, राष्ट्र छप्पे कवि, जो पीपल दास और मीरा जी तक के जो कवि हैं वो हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में ब्रज भाषा का बाहुल्य रहा और कृष्ण से संबंधित साहित्य लिखा गया। और इसी दौरान साथ में चल रहा था निर्गुण भक्ति शाखा, जो निराकार ब्रह्म की आराधना करने वाले लोग थे, जिसमें हम सगुण भक्ति में लेते हैं तो कबीर हमारे प्रमुख हैं, जो गुरु भक्ति की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं और बाह्य आडंबरों की खंडन की बात करते हैं। और उधर दूसरी तरफ लिख रहे थे प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि थे, सूफी कवि, जिसमें जायसी जैसे कवि प्रमुख आते हैं। और जैसे जो आज कव्वालियों के रूप में जो आज हम सुनते हैं वो था उस वक्त का। और उसके बाद में आता है रीतिकाल, जो करीब रीतिकाल में खास तौर से जो हमारे जयपुर के जो कवि थे बिहारी, वो उसके प्रमुख कवि हैं। बिहारी सत्सई उनका है। इस समय श्रृंगार इसकी प्रमुखता थी, नारी के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन किया जाता था। और इसमें भी छंद और अलंकार इनका बाहुल्यता थी। इसमें भाव कम थे और सौंदर्य ज्यादा था, काव्य का सौंदर्य ज्यादा था। और इस वक्त जो लिखा जा रहा था श्रृंगार रस था, संयोग भी था, वियोग भी था। और इसी समय काव्य ये जो रीति सिद्ध कवि भी हैं, इसमें केशव भी हैं, बिहारी हैं, ये प्रमुख कवि हैं। लेकिन इसके साथ साथ में भूषण जैसे देशभक्ति कविता लिख रहे थे, उनका शिवाजी पे लिखा, घनानंद लिख रहे थे, जिन्होंने सुजान को प्रेरित करके बाद में, हालांकि वो भक्ति रस में चले गए, सुजान का है। और पद्मावत, पद्माकर, जायसी, ये भी इस दौरान चल रहा था। और इसके जैसे एक तरह से विरोध में या नए प्रयोग के रूप में मान लीजिए आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का आरंभ अपन छायावाद से करते हैं। छायावाद करीबन भारतेंदु, हाँ, वो बीच का है, लेकिन जो प्रमुखता से जो जिसको हम हिंदी के उसमें लेते हैं, पद में लेते हैं, तो छायावाद के चार स्तंभ आप सब जानते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा। फिर प्रगतिवाद है जो कि समाजवाद से प्रेरित था। और फिर प्रयोगवाद है जिसकी हम आज बात करेंगे, जो अज्ञेय जहाँ से आरंभ करते हैं। और फिर आती है नई कविता। ये हमारा अग्रवाल साहब, कामना जी ने पूरे हिंदी साहित्य की जो परंपरा रही, उसका आपने जिक्र किया।
और किस तरह से पूरा जो तत्कालीन समाज था वो साहित्य की विभिन्न धाराओं के माध्यम से कहीं न कहीं प्रकट होता रहा। बहुत सारे कवियों का आपने उल्लेख किया, बहुत सारे साहित्यकारों का आपने उल्लेख किया, किस तरह से वो अपनी मनस्थितियों को इसके माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। मुख्य रूप से अपन चर्चा करें आज का जो हमारा साहित्य है उसमें किस तरह के प्रयोग हो रहे हैं। आपने प्रयोगवाद की बात की, अज्ञे की आपने बात की, क्योंकि आपने भी हिंदी साहित्य का बहुत गहनता से अध्ययन किया है, समीक्षा की है, तो किस तरह से आप उस प्रयोग की जो श्रृंखला है आज के संदर्भ में उसको आप रेखांकित करेंगे? डॉक्टर साहब, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं हल्की सी चर्चा इस बात की करना चाहूंगा कि प्रयोग करने की जरूरत क्यों पड़ती है। कोई भी रचनाकार प्रयोग क्यों करता है, क्यों नहीं वो जैसा पहले से चला आ रहा है वैसा ही लिखता चला जाता है। अगर कामना जी ने जो एक पूरा विहंगावलोकन हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो आप देखिए, अगर वीरता वाली कविताएं लिखी जा रही थी तो क्यों उन वीरता वाली कविताओं के बीच में भक्ति आ जाती है और क्यों भक्ति के बीच में श्रृंगार आ जाता है। तो लेकिन अगर आपको ये नहीं लगता है कि जिस दौर में जो कुछ लिखा जा रहा था जी, मुझे लगता है कि उस कालखंड विशेष में एक धारा विशेष महत्व पाती है, लेकिन प्रकारांतर से लिखा सब कुछ जाता है, लिखा सब कुछ जाता है। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे तक लाना चाह रहा हूँ। छायावाद की हम बात करें, छायावाद में कोमलकांत पदावली वाली कविता लिखी जा रही थी और वो लिखी जा सकती थी आगे भी, लेकिन उसी के बीच में से प्रयोगवाद, क्षमा करें, प्रगतिवाद निकल कर आता है और जन पक्षधर कविता लिखी जाने लगती है। मुझे लगता है कि जब भी कुछ परंपरागत रूप से लिखा जाता है, एक सजग रचनाकार कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो इस तरह से व्यक्त नहीं हो रहा है, और तब वो प्रयोग के लिए प्रेरित होता है और वो उस बनी बनाई लीक को छोड़कर एक नया रास्ता बनाने का प्रयास करता है। वही प्रयोग है। अज्ञे ने अगर तार सप्तक में 7 कवियों को जुटाया और उन 7 कवियों के काम को प्रयोगवाद का नाम उन्होंने दिया, तो स्वभावतः वे शायद उस परंपरागत बात कहने के तरीके से और जिन विषयों पर बात कही जा रही थी उससे असंतुष्ट थे, तो उन्होंने प्रयोगवाद शुरू किया। अग्रवाल साहब, प्रयोग की आवश्यकता शायद इसलिए भी पड़ती है जी कि जो जीवन में या जिस तरह का लेखन हो रहा है वो एक रास्ता जो होने लग जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस समय शायद उस साहित्यकार की आवश्यकता है कि उसको अपने आप को चर्चित करने के लिए, लोकप्रिय करने के लिए, जिस माध्यम से वो कहना चाहता है कहीं पाठकों में जगह बना पाए। मुझे लगता है अपनी बात का प्रभाव अधिक वो बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो प्रयोग करता है। चर्चित और ये सारी चीजें तो मुझे लगता है शायद ये थोड़ा बाद में जो जीवन में चीजें आ गई और बहुत कुछ प्रायोजित होने लगा, शायद उसका असर साहित्यकार पर भी होता है, हमारे सोच पर भी होता है। लेकिन मुझे, अगर आप ईमानदारी से किसी साहित्यकार पर विचार करें, तो वो प्रयोग शायद इसीलिए करता है कि उसे लगता है कि जो युगीन यथार्थ में बदलाव आ गया है, उस यथार्थ को मैं उस पुराने अंदाज में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे अपने औजारों में कोई बदलाव लाना है। वो जो औजार शब्दों के प्रयोग हैं या वो घिस जाते हैं, वो भाषा, हाँ, जैसा आपने कहा था, तो पुराने हो गए, मुलम्मा छूट, जैसे बर्तन को ज्यादा घिसेंगे तो उसका मुलम्मा छूट जाता है। इसी तरह से उसको लगता है कि ये भाषा, ये शिल्प, ये विधा मेरे काम की नहीं है। महाकाव्य पहले लिखे जाते थे, आज क्यों नहीं कोई महाकाव्य लिखता है? इसलिए शायद लगता है उसे कि उस शैली में तो मैं अपनी बात नहीं कह सकूंगा। यादव जी, आपको क्या लगता है, आपने भी साहित्य के विभिन्न विधाओं में लिखा है, जो जिन प्रयोगों की बात अपन कर रहे हैं कि इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, तो एक लेखक के रूप में आप क्या महसूस करते हैं ये जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो अंततः किस रूप से पाठक को और अपने समाज को कहीं प्रेरित कर सकते हैं, या उस व्यवस्था के साथ या उस समय की जो स्थितियां उनके साथ जोड़ सकते हैं? क्या महसूस करते हैं? देखिए, पुराने टाइम में यदि अपन बात करते हैं, परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य में कहानी, निबंध, कविताएं, व्यंग ये हुआ करती थी। निबंध, ये इतनी सारी चीजें, उनमें कोई चित्र नहीं हुआ करते थे। आधुनिक काल में और इस 21वीं सदी में इतना चेंज आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आ गया, तो इसमें दूरदर्शन के अलावा कंप्यूटर भी आ गया, लैपटॉप आ गए, व्हाट्सएप आ गया, मोबाइल आ गए, इंस्टाग्राम इत्यादि इस तरह की चीजें आ गई हैं। इससे ज्यादातर समय युवाओं का, पढ़ने वालों का इन्हीं में लग जाता है, और ये भी चित्रात्मक हो गए सारे, तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा पहले से। लेकिन यादव जी, एक साहित्यकार है जो अपने शब्दों के माध्यम से भी चित्र गले कर देता है।
जी हाँ, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी लिखते थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक सुविधा हो गई लोगों को और उसकी विषय भी बहुत बढ़ गए। पहले लंबी लंबी कहानी होती थी, अब छोटी छोटी कहानियां हो गई, 2-2 4-4 लाइन की हो गई। कविता पहले बहुत अच्छी, जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र साहब ने निदान वर्णन और ये लिखा है, लेकिन अब जो कविता है 2-2 लाइन की होने लगी, 4-4 लाइन की होने लगी। ऐसे के रूप में, साहित्य की विधा के रूप में चर्चित रहे। आप इस बारे में क्या सोचती है, जो आपने अभी कविताओं की बात की या जो नई कविता की बात कर रहे हैं, उसमें जो प्रयोग किए जा रहे हैं उसको आप किस रूप में देखती हैं, या जो छोटी कहानियों की, लघु कहानियों की आपने बात की? लघु कहानियां जैसे पहले काफी बड़ी बड़ी कहानियां लिखी जाती थी, आज पाठक उसमें रम जाता था। लेकिन अभी भी वो जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे सुबह पार्क में गया तो चींटियों को दाना डाल रहे थे, और शाम को घर पे गया तो डीडीटी पाउडर डाल रहे थे। ये धर्म, मतलब 2 लाइनों में उन्होंने पूरी बात कह दी कि आदमी अंदर से बाहर से मतलब किस तरह से अलग अलग होता है। तो ये अच्छा प्रभाव है, और नया जो पाठक है वो पढ़ भी रहा है इसको। और कुछ लोग ऐसा भी लिख रहे हैं, जैसे पद में भी, जैसे पहले जो पदावली लिखी जा रही थी या दोहा छंद लिखा जा रहा था, वो भी लिख रहे हैं अभी। कुछ कोई लेखक हैं, सत्यनारायण हैं, उन्होंने तो गद्य में लिखा है, जैसे उनके रिपोर्टाज हैं, संस्मरण है और डायरी है, वो एक जैसे से मतलब मिलजुल जाते हैं। उनको आप है ना अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन उसमें व्यंग है, एक अलग सा है, उसको पढ़ के थोड़ा सा वो लगता है। जैसे उनकी तारीफ की एक खंजरी, या फटे जेब की का एक दिन, मतलब एक अलग सा। अल्लाह साहब, जैसा कामना जी ने कहा कि एक लेखक, साहित्यकार अपने आसपास के परिवेश को देख रहा है जी, और उसको आधार बना करके वो शुद्ध रूप में नहीं अपनी बात कर रहा है। आपको क्या महसूस होता है कि जिस तरह का लेखन आज हो रहा है, वो जो प्रयोग हो रहे हैं उसमें किस तरह के प्रतीक ग्रहण किए जा रहे हैं, विशेषकर विधाओं के रूप में अपन बात करें? जी, मुख्यतः से 2 विधाएं, गद्य और पद्य। तो अपने जो पद्य की बात करें तो पद्य के प्रयोग और गद्य के प्रयोग, उसके बारे में आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, और जैसा हमारे ये दोनों मित्र कह रहे थे, मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ। कोई भी रचनाकार शून्य में रचना नहीं करता है, वो अपने परिवेश में रचना करता है, और उसके सामने एक पाठक भी होता है कि मैं किसको संबोधित करके लिख रहा हूँ। अगर पाठक की मानसिकता, पाठक का सोच, पाठक के सोचने का स्तर और जितना समय वो पढ़ने के लिए दे रहा है उसमें बदलाव आया है, तो बात स्वाभाविक है कि रचनाकार को भी अपनी रचनाओं को तदनुसार बदलना पड़ता है, और यही हो भी रहा है। जिन रचनाओं का उल्लेख अभी कामना जी कर रही थी, उन सब रचनाओं में हम ये बात देखते हैं। आपने जो बात कही अभी कि कविताओं में क्या बदलाव हुआ, आप देखिए ना, छंद वाली कविता कैसे लगभग अप्रासंगिक हो गई और केवल मुक्त छंद आ गया। क्यों हुआ? क्योंकि कवि को लगा कि जीवन में अगर लय नहीं है, जीवन में कोई उस तरह की संगति नहीं है, जीवन में उस तरह का अनुशासन नहीं है, जीवन में विशृंखलता है, तो मेरी कविता में भी वो सब होना चाहिए। कविता गद्यात्मक हो गई, क्योंकि जीवन में भी रस हमको लगता है कि सूखता जा रहा है। दोनों कविता गद्यात्मक, गद्य पद्यात्मक नहीं, गद्य पद्यात्मक तो नहीं हुआ। जैसे शरद जोशी जैसे रचनाकार थे, नहीं, देखिए लय तो उसमें है, और उसने कवि सम्मेलनों में जाकर अपने गद्य का वाचन किया। बहुत सारे हमारे कवियों ने गद्य लिखा और गद्यकारों ने कविताएं लिखी, वो सब ठीक है। लेकिन मुझे जो आज बात नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि आज विधाओं की और इन सब चीजों की जकड़बंदी टूट रही है, और सारी विधाएं एक दूसरी में अतिक्रमण करती जा रही हैं, प्रवेश करती जा रही हैं। ऐसे में हो ये रहा है कि अगर कोई कविता लिख रहा है तो वो कविता में कहानी भी लिख रहा है, कविता में रेखा चित्र भी ला रहा है। अगर कोई कहानी लिख रहा है तो वो वहां संस्मरण भी ले आ रहा है, वो वहां जीवनी भी ला रहा है। और आज बहुत सारी रचनाएं इस तरह की आ रही है हमारे सामने, जिनको लेकर हम अध्यापकों के सामने बड़ा संकट हो सकता है कि हम विद्यार्थियों को उन्हें इस विधा की रचना कहकर पढ़ाएं। लेकिन जैसा जीवन में हो रहा है वैसा रचनाओं में हो रहा है। अग्रवाल साहब, देखिए नई विधाएं हैं, नए नामकरण होंगे। जैसे छोटी कविताओं के बाद एक क्षणिकाएं, जी, क्षणिका के बाद हंसिकाएं, बिल्कुल, ये तो नए नामकरण होते रहेंगे, क्योंकि ये डॉक्टर साहब नामकरण होना अलग बात है, नई विधाओं का अलग बात है। विधा नाम के साथ पूरे आंदोलन के रूप में विधाओं के बीच में आवाजाही बढ़ना क्या कारण है? जिस तरह से विधाओं का आपस में सम्मिश्रण आप कह रहे होने लगा है,
इसके पीछे क्या है? मतलब किसी प्रकार के नहीं, मैं बंधन को स्वीकार नहीं। एक अलग अर्थ में देखता हूँ कि जैसे आज सारी दुनिया एक वैश्विक गांव में तब्दील हो गई है, जैसे दुनिया के देशों के बीच की सीमाएं टूटती जा रही हैं, और उस तरह से मुझे लगता है कि आपको विदेशों में जाने का मौका मिला, आपने उस वेस्टर्न लिटरेचर को भी पढ़ा है, लिखा है और समीक्षाएं भी आपने की है, तो क्या ये जो प्रयोग हो रहे हैं उन पर कहीं उस तरह का पाश्चात्य प्रभाव भी लक्षित हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है? हाँ, मुझे लगता है पाश्चात्य जैसा भी कुछ नहीं है। आज सूचना क्रांति इतनी ज्यादा हो गई है। अभिप्राय था कि आज यहाँ बैठ करके उस दुनिया का दूसरा जो साहित्य है वो सीधे आपके बीच में आ गया, हम लोग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो क्या हमारा लेखक जो है हाँ, वो इन सारे जो जिस तरह के बाहर के जो आंदोलन है, जी, जैसे छायावाद जब हमारे यहाँ शुरू हुआ तो अंग्रेजों रमन जैसे बिल्कुल जब खत्म हो चुका था, लगभग हमारे यहाँ शुरू हुआ, जब उसी तरह से बाद में जैसे जादुई यथार्थवाद आया, हाँ, मार्केस से हम लोगों ने जादुई यथार्थवाद ले लिया। हाँ, और अगर आपको याद होगा टीएस एलियट की कविता का पर्यवसन ओम शांति शांति में होता है, हाँ, तो वो लोग हमसे लेते हैं, हम उनसे लेते हैं, आदान प्रदान। तो आज के दौर में क्या लग रहा है, हम इस तरह के आदान प्रदान साहित्यिक धरातल के ऊपर कहीं ना कहीं चल रहा है? बिल्कुल। यादराज जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विस्तार हुआ है, जिस तरह से तकनीकी विस्तार हुआ है, जिसने साहित्यिक प्रयोगों पर क्या असर डाला है? देखिए सर, पहले आपने महाभारत देखा है, अभी भी चल रहा है, रामायण भी देखी होगी। अब ये इतना चेंज आया है, पढ़ी भी है, हाँ पढ़ी भी है, ये इतना चेंज आया, अब लोगों की पसंद कोई मिल गया फिल्म, आधुनिक उस पर साइंस के ऊपर है, फिर क्रिस आई, क्रिस सेकंड आई, इसके अलावा आयरन मैन आई, इस तरह के साइंस पे आधारित, पहले मिथिक आधार पे ज्यादा थे, अब साइंस के बेस पे आधारित होने लग गए। ऐसे ही बच्चों के सीरियल को देखो आप, पहले बच्चों को ये विक्रम बेताल 25 ये सीरियल हुआ करते थे और किताबें चलती थी। आजकल ये जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा लगता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने कच्चे को कहीं प्रभावित किया, कच्चे को प्रभावित किया, तकनीक ने कहीं कच्चे पर हावी होने की कोशिश की है। कामना जी, आप तो उस विद्यालयों से जुड़ी हुई हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, आपको किस तरह का लग रहा है कि बच्चों के जो प्रयोग होने चाहिए थे? हमारे अलग तरह की पत्रिकाएं रही, कोई पत्रिका है जो जानवरों का आधार बना करके कहानियां परोसने की कोशिश कर रही है, कुछ पत्रिकाएं हैं जो पौराणिक आख्यानों को लेकर कहानियां बना रही है, कुछ पत्रिकाएं आई जो राजा रानियों का आधार बना के कहानियां लिख रही है। उस बाल पाठक की आवश्यकताओं को देखते हुए क्या जिस तरह के प्रयोग हो रहे हैं उसका क्या क्या स्वरूप है, क्या महसूस करती हैं आप? जैसे अभी एनिमेशन फिल्म्स की बात कर रहे थे जो टीवी पे आती हैं, धार्मिक कथाएं वगैरह, ये पाठ्यक्रम में भी चलती है, लेकिन इसकी वजह से बच्चों में ये मतलब जानने लगे हैं कि जैसे राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, हनुमान के बारे में, तो मैं तो इसको सकारात्मक रूप में ही लेती हूँ। नए करेक्टर आने लगे, सोशल मीडिया का विस्तार हुआ है जी, वही बात फिर अपन तकनीक पर आ रही है, और कोई भी साहित्य या जो कोई भी विधा है उसको लोकप्रिय बनाने के लिए, चर्चित करने के लिए, या कहूँ कि अपने जो भी उसका टारगेट लक्षित समय में पहुंचने के लिए उसके प्रकाशन की बड़ी महत्ता है। जब तक उसका प्रकाशन नहीं होता है, और प्रकाशन के अनेक रूप है, मुद्रित भी है, तो जो इंटरनेट के माध्यम से हम अलग अलग माध्यम प्रकाशित कर रहे हैं, तो इस प्रकाशन की आवश्यकताओं ने किस तरह से इन सारे प्रयोगों को लाभान्वित किया है या इनको प्रभावित किया है, या ये प्रयोग इसमें होने लगे हैं? आप क्या महसूस करते हैं? डॉक्टर साहब, मुझे तो ये लगता है कि खासतौर से हिंदी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो प्रकाशन एक बड़ी चुनौती हमारे सामने था। प्रकाशन के अवसर बहुत कम थे, और अगर किताब आपकी प्रकाशित हो जाए तो उसको खरीदने वाले लोगों की अपनी सीमाएं थी, उन तक पहुंचना उसका मुश्किल था, और लोगों की क्रय शक्ति की भी सीमा थी। ऐसे में आप भी जानते हैं कि हिंदी में स्थिति ये हो गई थी कि सामान्यतया किसी किताब का 300 प्रतियों का एक संस्करण होने लग गया था। अब ये बड़ी दुखद स्थिति थी। इस नई तकनीक ने आकर मुझे लगता है कि उस बड़ी सीमा को ऐसे तोड़ा है कि अब आप कुछ लिखें, आप इंटरनेट पर प्रकाशित हो जाएं, चाहे वो ब्लॉग के रूप में प्रकाशित हो, फेसबुक की टिप्पणी के रूप में प्रकाशित हो। अगर प्रकाशन तो इसने किया, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अपना जो मुख्य मुद्दा है क्या है कि इस माध्यम से जो नए प्रयोग हो रहे हैं, हाँ, भाषा को लेकर कोई परिवर्तन आया हो, शिल्प को लेकर परिवर्तन आया हो, कच्चे को लेकर, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही बात की तरफ इंगित किया है। पहला जो प्रकाशन का तौर तरीका था उसमें लेखक और पाठक के बीच में एक अदृश्य संपादक रहा करता था। आपने प्रकाशक को किताब भेजी, वो उसकी भाषिक संपादन भी करेगा, वो दुरुस्त करेगा, एक रूप बनाएगा। लेकिन अब आप खुद ही प्रकाशक हो गए,
और आप प्रकाशक हो गए तो भाषा को आप अपनी तरह से बरत रहे हैं। और ये जो नया लेखन आ रहा है इन माध्यमों से, उसमें आप देखेंगे हम जैसे पुराने लोगों को भाषा की अराजकता उसमें लगेगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो कबीर अपने जमाने में कर रहे थे, आज का लेखक अपनी तरह से वो कर रहा है। भाषा का वो जैसा वो हर लेखक भाषा का डिक्टेटर हो गया है, हजारे बाबू ने जो कहा था, वो बात मुझे याद आती है कि मैं अपनी तरह से भाषा को बरत रहा हूं और अपनी तरह से अभिव्यक्त कर रहा हूं। व्याकरण के नियम टूट गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की दीवारें टूट गई है। अभी आपने राजस्थान के ख्यातनाम लेखक की बात की, उनकी भाषा को आप पढ़े तो उसमें कई बार ये लगता है कि मैं राजस्थानी की रचना पढ़ रहा हूँ, हिंदी की रचना नहीं पढ़ रहा हूँ, कभी अंग्रेजी कभी उर्दू। तो इस तरह से जो भाषा के स्तर पर लेखक को अधिक प्रयोग करने की आजादी हो गई है, क्योंकि आज उसकी भाषा को रोकने वाला कोई तत्व बीच में नहीं रहा है। अग्रवाल साहब, साहित्य और पत्रकारिता दोनों का बड़ा गहरा संबंध रहा है। हम पूरे बरस इतिहास को देखें तो पत्रकारिता ने साहित्यिक विधाओं को आगे बढ़ाने में मदद की, इसी तरह से साहित्य ने भी पत्रकारिता को एक जो कहना चाहिए उसको जो दिया है। तो क्या लगता है आपको कि पत्रकारिता का जिस तरह से विकास हो रहा है, इससे इन नए प्रयोगों को कितना बल मिला है? जैसे अज्ञे की आपने बात की, अज्ञे तो खुद ने पत्रिका निकाल करके चीजों को आगे बढ़ाया, तो इन दोनों रिश्तों को आप किस रूप में देखेंगे? डॉक्टर साहब, आपका प्रश्न बहुत बहुत उपयुक्त है, लेकिन थोड़े से विस्तार में जाने की यहाँ जरूरत मुझे लग रही है। और वो जरूरत ये लग रही है कि पत्रकारिता और साहित्य के अलावा एक तीसरा पक्ष इसमें और आ गया है, वो है व्यवसाय। आज केवल पत्रकारिता कोई मिशन नहीं है, वो एक बड़ा व्यवसाय है। और आज पत्रकारिता जिस दिशा में चलती है, उस दिशा का निर्धारण उसके व्यावसायिक हित करते हैं। और व्यावसायिक हितों को दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि साहित्य बहुत पसंद नहीं आता है। तो ऐसे में पत्रकारिता आज अपने उन व्यावसायिक दबावों के चलते साहित्य के प्रचार प्रसार में उतनी भूमिका नहीं निभा पा रही है जितनी कि हम उससे उम्मीद। लेकिन अगला साहब देखिए, अपन थोड़ा सा पीछे की ओर जाए, प्रेमचंद ने हंस का विशेषांक निकाला जी, उसके माध्यम से संस्मरण लिखा, बिल्कुल एक विधा के रूप में शुरू होते हैं। बाद में मुख्य धारा की बहुत सारी पत्रिकाएं आई, जिसमें क्षणिकाओं की बात हुई, लघु कथाओं की बात चल रही थी। ऐसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने लघु कथा आंदोलन चलाया। इवन दैनिक पत्र ऐसे एक समय तक प्रकाशित होते रहे, बल्कि मुझे लगता है कि आज भी कुछ पत्र छाप रहे हैं जो आपने छोटी छोटी लघु कथाओं की बात की, 3-3, 4-4 पंक्तियों के माध्यम से। तो ऐसा तो नहीं है कि इस व्यवसाय के नाम पे पूरी पत्रकारिता को हम खारिज कर दें। मैंने अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने कहा था जितनी हम उम्मीद करते हैं उतना नहीं कर पा रही। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो, लेकिन जैसे अब अपने दूरदर्शन की बात करूं, पूरे साहित्यिक कथाओं पर आधारित कितने सारे धारावाहिक इसके माध्यम से प्रसारित हो रहे हैं, बिल्कुल है ना। तो जो साहित्य केवल पढ़ने के लिए था, उसे कहीं निर्देशक ने एक पूरे परिदृश्य को ध्यान में रख करके, और लोगों तक पहुंचाए जो नहीं पढ़ रहे हैं किसी कारण से, और उसके माध्यम से फिर पाठक उस मूल किताब को पढ़ के खरीद कर आइए भी हमारे। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता ने भी उन साहित्यिक प्रयोगों को अपने पाठक तक ले जाने के लिए कहीं ना कहीं एक माध्यम तो हो गया। आप क्या सोचते हैं? इसमें सर मेरा ये सोचना है कि जो हम किताबों में लंबी कहानियां, लंबी निबंध पढ़ते थे, पत्रकारिता के माध्यम से इस समय जो अखबार छप रहे हैं प्रिंट मीडिया में, इसमें लेख आलेख के माध्यम से ये कह रहे हैं अपनी बातों को। और हर अखबार में एक दो लेख आते हैं जो अपने साहित्य विषयों पे चलिए जान समग्र रूप से अपन कह सकते हैं इस चर्चा का निष्कर्ष के रूप में कि साहित्य की जो अपनी एक पूरी विशद परंपरा रही है, इस परंपरा ने समय समय पर जो लेखक रहे, साहित्यकार रहे, उन्होंने अपने समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने आप को व्यक्त करने के लिए उन सामाजिक स्थितियों के बारे में, अपना समकालीन परिवेश के बारे में जागरूक लोगों को बताने के लिए नए नए प्रयोग किए। वो प्रयोग भाषिक दृष्टि से भी हुए, ये प्रयोग शिल्पगत रूप में भी हुए, और ये प्रयोग विधागत रूप में भी हुए। और इन प्रयोगों ने कहीं ना कहीं अपने बहुत एक विस्तृत विशाल पाठक वर्ग तैयार किया है और अपने आप को सही तरीके से संप्रेषित करने में एक सार्थक भूमिका निभाई है। तो ये प्रयोग साहित्य की अभिवृद्धि के लिए एक आधार बन करके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें इसी तरह के और नए प्रयोग देखने सुनने को मिलते रहेंगे और प्रकारांतर से हिंदी साहित्य की और अधिक वृद्धि होती रहेगी। आप सभी स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।